हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त गुरुकुल परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि 12th की सीरीज में अपन जो शायद पार्ट 5 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो चल रही थी उसके बारे में, उसके नेक्स्ट डिस्कशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है NCERT 12th फिजिक्स की, उसमें अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 रेडिएशन एंड डबल मैटर्स। उसके बारे में अपन जो पढ़ रहे हैं उसका 5 पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद हमने वर्क फंक्शन के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद हम जो स्टडी कर रहे थे उसके बाद हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने देखा था हॉलबैक्स का एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में डिटेल से नहीं है, सिर्फ उनकी बेसिक जानकारी हमको आनी चाहिए, क्योंकि हमको लीनार्ड एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से स्टडी करना है। और लीनार्ड एक्सपेरिमेंट उन दोनों ही एक्सपेरिमेंटों पर बेस्ड है। तो भैया हम लीनार्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर चुके हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, वो जो स्टूडेंट इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पहले 4th पार्ट को उसको विजिट करें, देखें, समझें, तब आप 5 पार्ट को देखें, तब ही आप इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको 4th पार्ट देखना है, उसके बाद आपको 5 पार्ट देखना है। दोनों ही टॉपिक एक हैं, इन दोनों ही दोनों टॉपिकों को अपन एक वीडियो में कवर कर सकते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अपन इस पूरे टॉपिक को 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? तो हम जो बात करेंगे अपन, जो आगे हमारा जो चल रहा था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया हमने अब तक, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप उस वीडियो को देखें और डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट हो जाएं। तो हमने उसमें देखा था कि सबसे पहले तो हमने इस पर फ्रीक्वेंसी, अभी आपको देखो इसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ग्राफ। कि जब हम इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को प्रॉपर तरीके से इसकी प्रोसेस को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, तो इससे जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है उसको अपन ग्राफ की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो इसमें अपन ने जो 2 शब्द हमने जो टर्म काम में लिए हैं वो है फ्रीक्वेंसी और भैया इंटेंसिटी। तो दोनों का मतलब मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ। नहीं समझ में आया है तो भैया मैं यदि ये बोलूँ कि इस पूरे टॉपिक के अंदर पूरा जो खेल है वो इन्हीं 2 टॉपिकों का, इन्हीं 2 टर्मों का है। यदि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का बेसिक मतलब आप लोगों को नहीं पता है ना, तो इस चैप्टर को पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। यदि नहीं समझ में आया तो अभी इसको अपन बताएंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए इतना बताया कि यदि मैं इस पर, ये जो मेरी कैथोड प्लेट है, मैंने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया है, एनोड प्लेट को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। यदि मैं अपन इस पर फ्रीक्वेंसी की लाइटें डालता हूँ तो ये जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को इमिटेड करने लग जाती है, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कैसे भी करके किसी भी प्रोसेस से गुजर करके एनोड तक पहुँच जाते हैं। और जब वो एनोड तक पहुँच जाते हैं तो भैया इस पूरे सर्किट में इस तरीके से वो लगातार मूव करते हैं। जब वो लगातार मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस सर्किट के अंदर लगातार मोशन कर रहे हैं। और एज वी नो, हम जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को आवेशों के प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। इस जगह पर इस टॉपिक के अंदर उस धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये जो विद्युत धारा है वो किसके कारण बन रही है? प्रकाश के कारण बन रही है। इसलिए जो करंट यहाँ पर बनेगी उस करंट को हमने क्या नाम दिया है? प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, PEC। तो हमने इस पर फ्रीक्वेंसी लाइट डाली थी जो इलेक्ट्रॉनों को इमिटेड करने लग जाती है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था। फिर इस पर हमने इंटेंसिटी की लाइट डाली थी। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स,
उस पर मैं डाल रहा हूँ प्लेट पर, और उस नंबर ऑफ फोटॉन्स के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट से बाहर निकल रहे हैं, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में लगातार मोशन कर रहे हैं, और उसी मोशन के कारण करंट फ्लो हो रही है। इतनी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखो, मैंने सोचा था कि ये जो मेरी माइनस वाली प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट है, क्योंकि इस पर कैथोड है इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज दिया है, और मैं अगली वो जो मेरी एनोड प्लेट है उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया था। और इसके कारण इसमें क्या सिचुएशंस आ रही थी वो आपने पढ़ा था कि मैं यदि यहाँ पर जो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, फिर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, फिर मैंने 30 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, फिर मैंने 40 की लगाई थी, तो आप देखते हैं कि मैंने 10 वोल्ट की लगाई थी तो 10 एम्पियर करंट बन रही थी, 20 की लगाई तो 20 एम्पियर करंट बन रही थी, 30 एम्पियर की लगाई तो 30 एम्पियर की करंट बन रही थी। लेकिन जैसे मैं 40 वोल्ट लगाता हूँ, 50 वोल्ट करता हूँ, 60 वोल्ट कराता हूँ, तो मेरी करंट 30 एम्पियर ही रहती है। इसका मतलब ये था कि भैया इस मेटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं, और जैसे जैसे मैं इस एनोड प्लॉट पर जो पोटेंशियल का मान था पॉजिटिव पोटेंशियल में बढ़ा रहा था, तो उस पोटेंशियल के कारण यहां से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ये वाली जो प्लेट थी इन इलेक्ट्रॉन्सों को कलेक्ट कर रही थी, है ना। जब जैसे जैसे मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं, इसकी ताकत में बढ़ा रहा हूं, तो ये उसी ताकत से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वही एग्जांपल पैसे वाला, है ना। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 है, 30 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इसने सपोज करो 10 को खींच लिया, 20 को खींच लिया, 25 को खींच लिया, 30 को भी खींच लिया। जैसे मैंने 10 वोल्ट किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, 20 वोल्ट किया, 20 इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, 30 इलेक्ट्रॉन किया, 30 वोल्ट खींच लिए, 40 वोल्ट करूं, 50 वोल्ट करूं, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास केवल 30 थे, 30 को खींच लिया, तो आगे के इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो करंट बनाएंगे कहां से। तो एक लिमिट पर ये वाली जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट करंट को हमने नाम दिया था सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। क्लियर है। इतने से अपन एक्सपेरिमेंटल स्टडी उसमें कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट इसके जो प्रोसेस के बारे में सोचेंगे वो एक प्रोसेस इसके रिवर्स सोचना है। ये देखो इधर, ये मेरी वो निर्वातित कोई प्लेट हो गई, निर्वातित नलिका हो गई। इसमें ये प्लेट मेरी कैथोड की है, कैथोड को मैंने ऐसे करके कनेक्ट किया। ये मेरी कोई प्लेट, यहाँ पर मैंने एक खिड़की लगा दी, यहाँ से अल्ट्रावायलेट वेव इस पर आ रही है। ठीक है, हमें ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देखना, हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। ये जो प्लेट थी कैथोड, और ये जो प्लेट थी एनोड। एनोड को मैंने किससे कनेक्ट किया था? पॉजिटिव से। कैथोड को मैंने किससे कनेक्ट किया था? नेगेटिव से। अब रिवर्स प्रोसेस के बारे में सोचना है। ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं भैया। प्रैक्टिकल के बारे में हमने पहले इस कैथोड को किससे कनेक्ट किया था? नेगेटिव से। एनोड को किससे कनेक्ट किया था? पॉजिटिव से। प्रैक्टिकल किया, रीडिंग किया, रिजल्ट्स निकाले, क्या रिजल्ट्स मिले। अब मैं इसको रिवर्स सोच के चलूंगा अपने दिमाग में कि ये जो कैथोड प्लेट थी उसको मैं एनोड से कनेक्ट करता हूँ। इसका मतलब मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव नाम दिया, और जो ये वाली प्लेट थी इसको मैंने नेगेटिव नाम दिया। मतलब समझ में आ रहा है? इन दोनों ही टर्मिनलों को चेंज कर दिया, इन दोनों ही टर्मिनलों को चेंज कर दिया। ये जो पहले माइनस था, पहले ये माइनस था और ये प्लस था, ये माइनस मैंने प्लस कर दिया और ये प्लस मैंने माइनस कर दिया। अब हम दिमाग लगाएंगे कि क्या प्रोसेस बनता है। तो सोचो एक चीज, आप ऐसे सोचो कि जब ये माइनस चार्ज है तो ये वाली प्लेट कैसी हो गई? माइनस, और ये वाली प्लेट कैसी हो गई? प्लस। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से निकल रहे हैं? हमको ऐसे नहीं सोचना कि अब ये दो पॉजिटिव प्लेट हो गई तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। हमको सिर्फ इसी तरीके से, एक नजरिए से इस तरीके से सोचना है कि भैया इस प्लेट पर जो लाइट है, इंटेंसिटी की जो लाइट है वो पड़ रही है, और इसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। सोचो दिमाग से, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज पहले यहां पर क्या था? पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल करके आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पॉजिटिव नहीं है, अब यहाँ नेगेटिव है। तो मुझे बताओ, ये सपोज करो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले ऐसे करके। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन सा चार्ज खड़ा हुआ है? यहाँ पर इसका ऑलरेडी दुश्मन खड़ा हुआ है। इसको प्यार करने वाला चार्ज नहीं खड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है
और नेगेटिव का अपोजिट साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव को सिर्फ पॉजिटिव ही प्यार करेगा। और नेगेटिव का दुश्मन कौन है, नेगेटिव सेम सेम वाले दुश्मन और अपोजिट अपोजिट वाले प्यार मोहब्बत। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उस नेगेटिव चार्ज पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। रिपल्सन फोर्स का मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको रिपल करेगा। सोचो दिमाग से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दौड़ते हुए तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकले पहली बार में, सेम उसी वे में सोचना है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले तो पहुंच ही नहीं पाते यहाँ तक, क्योंकि इसके बीच में सेपरेशन गैप है। लेकिन जैसे ही मैंने सपोज करो, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, जब मैंने 10 वोल्ट किया था तो इसका मतलब थी कि यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज आ गए थे और वो 5 इलेक्ट्रॉनों को टांग पकड़ के खींचने लगे थे। ठीक है। अब यहाँ तो पॉजिटिव पहले यानी कि वो 5 इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ ये पॉजिटिव प्लेट थी, जब ये वाली यहाँ पर, ध्यान से सोचना भैया, बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है। जब पहले यहाँ पर प्लस चार्ज था, जब प्लस चार्ज होने पर भी ये 5 इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके पास नहीं आ रहे थे, तो सोचो अब तो नेगेटिव है यार, अब कैसे आएंगे, नहीं आएंगे ना, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब ये माइनस वाला इसको खींचने की बजाय रोकेगा। क्लियर। पहले वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, इस तरीके से खींच के सर्किट में फ्लो करा रहा था, मोशन करा रहा था, जिसके कारण पीईसी बन रही थी। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको खींच नहीं रहा, अब इसको उल्टा रोकने की कोशिश कर रहा है। तो सोचो यहां पर मैंने, अब मेरा दो एक्सपेरिमेंट मैंने आपके लिए किए थे। मैं पॉजिटिव की सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना भैया कि यहाँ पर एक तरफ मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, एक तरफ मैं करंट की। सपोज करो मैंने प्लस के 10 वोल्ट किया था, प्लस के 20 वोल्ट किया था, प्लस के 30 वोल्ट किया था। जब मैंने प्लस के 10 वोल्ट किया था तो सपोज करो करंट बन रही थी 5 एम्पियर की, 20 वोल्ट किया तो 10 एम्पियर की, 30 वोल्ट किया था तो 20 एम्पियर की। अब मैंने प्लस के 40 वोल्ट किया था तब भी 20 एम्पियर की करंट बन रही थी, प्लस के 50 वोल्ट किया तब भी 20 एम्पियर की करंट बन रही थी, 60 वोल्ट किया तब भी 20 एम्पियर की करंट बन रही थी। इसका मतलब है मैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा था, पिछले वाले रिवर्स एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं अपन, जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट भी बढ़ रही थी, वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट भी बढ़ रही थी, वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट भी बढ़ रही थी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि मैं लगातार वोल्टेज को तो बढ़ा रहा था लेकिन मेरी धारा नहीं बढ़ रही थी। उसी धारा को मैंने संतृप्त धारा नाम दिया, उसी धारा को मैंने सैचुरेशन करंट नाम दिया। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा था लेकिन मेरी धारा के मान में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है। सोचो दिमाग से। अब मैं ये मेरा पॉजिटिव यानी एनोड को मैंने पॉजिटिव माना था, एनोड को मैंने क्या माना था, पॉजिटिव। तब की सिचुएशन ये है। अब मैं इस एनोड को नेगेटिव मान के चल रहा हूं, तो देखो इधर वोल्टेज की बात कर रहे हैं अपन, इधर आई की बात कर रहे हैं। तो मैंने माइनस के 10 वोल्ट किया, तो सपोज करो माइनस 10 वोल्ट पर मेरी जो करंट है वो 2 एम्पियर, माइनस के 20 वोल्ट किया 1 एम्पियर है ना, और माइनस के 30 वोल्ट किया 0, माइनस के 40 वोल्ट किया 0। बात तो समझ में आई कि नहीं आई? माइनस 10 वोल्ट पर भी इसमें कुछ ना कुछ एम्पियर की करंट बह रही है, और माइनस के 20 वोल्ट किया तब इसमें थोड़ी सी ना के बराबर करंट बह रही है 1 एम्पियर, और मैंने माइनस के 30 वोल्ट किया तो इसमें करंट कितनी हो गई, 0। लेकिन यहाँ पर मैं जब पॉजिटिव बढ़ा रहा था तो धारा कांस्टेंट हो गई, लेकिन मैं नेगेटिव बढ़ा रहा हूं तो धारा 0 हो गई। इसे नेगेटिव सपोज करो, इसे माइनस 30 पर धारा का मान कितना हो गया, 0। तो इस वाले माइनस को हम एक शब्द से परिभाषित करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें एक शब्द पढ़ोगे, निरोधी विभव, निरोधी विभव, निरोधी विभव। निरोधी विभव को इंग्लिश में अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। निरोधी विभव यानी किसी संग्राहक प्लेट, इस प्लेट को मैंने क्या नाम दिया था, डेफिनेशन को बड़े ध्यान से सुनना। ये मेरी कौन सी प्लेट है, संग्राहक प्लेट। ये मेरी कौन सी प्लेट है, प्रकाश सुग्राही प्लेट, यानी कि संग्राहक प्लेट, कलेक्टर प्लेट। संग्राहक प्लेट का वह ऋण विभव, संग्राहक प्लेट का वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए,
तो वह विभव निरोधी विभव कहलाता है। मुझे एक बात बताओ, मैंने 10 माइनस के 10 किया तो इसमें कितनी एम्पियर बह रही है? 2 एम्पियर की करंट। माइनस के 20 किया तो अब इसमें कितने एम्पियर की करंट बह रही है? 1 एम्पियर की करंट। लेकिन माइनस के 30 किया, क्या किया? माइनस के 30 वोल्ट। माइनस के 30 वोल्ट पर इसमें करंट कितनी हो गई? 0। तो ये -30 अल्टीमेटली किसका माइनस है? संग्राहक प्लेट का माइनस है। तो संग्राहक प्लेट का वह ऋण विभव जिस पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा? समझ में आएगा? अब सोचो दिमाग से। अब सोचने वाली बात यह है कि भैया यहाँ पर जब मैंने माइनस चार्ज लगा दिया तो ये माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को उल्टा धक्का देगा, इसको इधर खींचने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन फिर भी -10 वोल्ट पर कितनी करंट बन रही है? 2 एम्पियर की। और फिर मैंने चलो -10 पर चलो कुछ ऐसा एक्टिविटी रही होगी कि -10 पर भी इसमें कितनी एम्पियर की करंट बनी? 2 एम्पियर की। जब मैंने -20 कर दिया तब भी कितनी करंट बन रही है? 1 एम्पियर की। सोचो, सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचने से तो कुछ होने वाला है ही। थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। इसका नाम क्या है? एनोड। इस एनोड पर माइनस चार्ज है। अब भैया यहां से इंटेंसिटी की लाइट इस पर इमिटेड हो रही है, सॉरी इंसिडेंट हो रही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो एक आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। सपोज करो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास नंबर 30 था, तो इसके अंदर 30 इलेक्ट्रॉन हैं और उस 30 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इस माइनस की बाधा को पार करके आगे चले जाते हैं, यानी कि 30 इलेक्ट्रॉन। इन 30 इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम कौन कर रहा है? एनोड का माइनस। क्योंकि इस पर भी कैसा चार्ज है? माइनस। इस पर भी कैसा चार्ज है? माइनस। माइनस माइनस के बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये वाली प्लेट इनको खींच नहीं रही है, पहले खींच रही थी लेकिन अब इनको रोक रही है। रोकने के बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर ऐसे हैं जो उस प्लेट को क्रॉस करके इस सर्किट में मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण 2 एम्पियर की करंट बन रही है। कोई दिक्कत? आप ऐसे समझो कि कहीं बॉर्डर पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 50 फौजी हैं, 50 फौजियों की एक टोली है और मेरी जो लाइन है वो बॉर्डर लाइन है, यानी कि इस बॉर्डर लाइन से मैं उधर जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा बॉर्डर है। इस बॉर्डर की सीमा को मैं क्रॉस करूंगा तो इधर पाकिस्तान है और इधर अपने सैनिक हैं। तो उन 50 सैनिक में से 2-4 सैनिक ऐसे होते हैं जिन्हें मरने से डर नहीं लगता। वो उनको अपन इस यहाँ पर जब मैं पढ़ूंगा तो उनको अपन सनकी फौजी, जो फौजी इस बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में चले जाते हैं, वो कैसे होते हैं? मेंटली एब्सेंट, सनकी, साइको, ठीक है, झगड़ालू, लड़ने वाले, पावरफुल, यानी कि वो बॉर्डर को भी क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं। तो भैया इन 30 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये वाली जो प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्सों को रोकने की कोशिश कर रही है, फिर भी इन 30 इलेक्ट्रॉनों में से 2-4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इस नेगेटिव को भी क्रॉस करके इधर चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सपोज करो मेरी कोई मेटल है और इस मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज देने पर भी इस मेटल को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तो भैया 30 इलेक्ट्रॉन में से अप्रोक्सीमेट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो नेगेटिव को भी क्रॉस करके इस सर्किट में मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण करंट उत्पन्न होती है। अब जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पर कितनी 10 वोल्ट का नेगेटिव चार्ज लगाया, तो ये 10 वोल्ट का नेगेटिव चार्ज था वो सभी इलेक्ट्रॉनों को रोकने में असमर्थ था, रोक नहीं पाया। यदि रोक लेता तो इसके अंदर करंट 10 वोल्ट पर भी कैसी हो जाती? 0, लेकिन 0 नहीं, 2 एम्पीयर की करंट है। अब मैंने -10 की जगह कितना कर दिया? इस जगह पर -20 कर दिया। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस के 10 नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं और वो माइनस के नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे। लेकिन फिर भी एक आध इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है कि फिर भी वो -20 चार्ज की प्लेट को
क्रॉस करके बाहर चला जाता है और इस सर्किट में घूमने लगता है, जिसके कारण करंट बनती है 1 एम्पियर की। तो जो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भैया 30 इलेक्ट्रॉन में से 2-4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो -10 वोल्ट पर क्रॉस करके सर्किट में मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण करंट बनती है। मैंने -10 की जगह -20 क्रम में लिया, तो -20 को भी क्रॉस करके एक आध इलेक्ट्रॉन ऐसा था जो बाहर चला जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्सों को सनकी, साइको, पागल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिन्हें मरने से डर नहीं लगता। यानी कि माइनस नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्सों को रोकने के लिए खड़ा हुआ है, उल्टा धक्का दे रहा है ऐसे करके। इस माइनस प्लेट का काम है, सपोज करो पहले यहाँ पर 10 लोग खड़े थे इनको रोकने के लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रोकना, लेकिन फिर भी 2-4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो इनको कूद करके क्रॉस कर करके बाहर आ गए। अब मैंने 10 की जगह यहाँ 20 लोग लगा दिए, 10 ऐसे और 10 ऐसे, लेकिन 20 इलेक्ट्रॉन्स को भी क्रॉस करके एक आध इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो इन 20 को भी फलांग करके इधर आ गया और करंट बना दी। पहले 10 को क्रॉस करके करंट बनाई, अब 20 को क्रॉस करके करंट बनाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो लगातार क्रॉस करके आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्सों को मैं क्या नाम दूंगा? साइको इलेक्ट्रॉन्स, सनकी इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ समझाने वाली लैंग्वेज है। फिजिक्स की लैंग्वेज में अपन बात करें तो उनके पास इतनी मैक्सिमम एनर्जी है, वो इतने पावरफुल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो माइनस के रिपल्सन फोर्स को भी क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं और सर्किट में घूम करके करंट बना देते हैं। जब ये -20 पर भी सर्किट के अंदर करंट बन रही है, तो मैंने 20 की जगह 10 आगे लगा दिए, 10 और लगा दिए, फिर 10 और लगा दिए। अब मेरे पास 30 लोग हो गए उन इलेक्ट्रॉन्सों को रोकने के लिए। तो एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं था जो उन 30 को क्रॉस करके सर्किट में घूमने की कोशिश करता। इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स उधर ही रुक गए और सर्किट में करंट कितनी बनी? 0। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा तो करंट कितनी बनेगी? 0। जब कोई करंट इलेक्ट्रॉन ही क्रॉस करके मोशन नहीं करेगा तो करंट कितनी बनेगी? 0। इसका मतलब है कि ये जो 0 करंट बनी थी वो किस पर बनी थी? -30 पर। इस -30 को क्या नाम देंगे? निरोधी विभव। संग्राहक प्लेट का वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 प्राप्त होता है, निरोधी विभव कहलाता है। तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। अब अपन इस स्टडी के बाद इसमें 2-4 ग्राफें हैं, उनको देखेंगे ध्यान से। और मैं यदि ये कहूँ कि पूरे चैप्टर की या फिर पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, पूरे चैप्टर का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो है इनके ग्राफ। तो भैया इसमें ग्राफों को देखो समझना थोड़ा सा टफ है, समझ में आते ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बड़े सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की। तो इसमें अपन 3 ग्राफ में पढ़ेंगे। पहला ग्राफ PEC, यह धारा का मतलब है प्रकाश विद्युत धारा। तो एक ग्राफ पढ़ेंगे अपन धारा वर्सेस तीव्रता। ये सिंपल ग्राफ है, इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। मैंने बोला था कि देखो इधर सबसे पहले इन ग्राफों को भी भूल जाओ। मैं 2 शब्द जो ग्राफ बनेंगे मेरे, एक तो धारा, ये धारा कौन सी है? PEC, प्रकाश विद्युत धारा। इसको शॉर्ट में धारा समझो, धारा वर्सेस तीव्रता। सिंपल, इससे आसान और तरीका मेरे पास कुछ है नहीं। धारा वर्सेस तीव्रता। एक ग्राफ हमको प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के लिए स्टडी करना है। यानी जो एक ग्राफ बनेगा वो किस किस के लिए बनेगा? धारा वर्सेस तीव्रता। एक बात जो आपको याद रखने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं ग्राफ किस किस के बीच में बना रहा हूं? धारा और तीव्रता के बीच में। तो इस सिचुएशन में आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी। इस सिचुएशन में आवृत्ति कैसी रहेगी? नियत। समझ में बात आ रही है? दूसरा ग्राफ अपन पढ़ेंगे धारा वर्सेस आवृत्ति के लिए। धारा वर्सेस आवृत्ति के लिए। तो इस सिचुएशन में अपनी जो तीव्रता है वो कैसी रहेगी? नियत। बात समझ में आ रही है? अरे धारा तो मुझे दोनों में लेना ही है। अरे भैया इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को जो पढ़ने का मेरा पर्पस क्या था? PEC, प्रकाश विद्युत धारा बनाना। और प्रकाश विद्युत धारा वो किसके कारण बन रही थी? हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहा हूं, हाई फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी डाल रहा हूं, तो प्रकाश विद्युत धारा और इंटेंसिटी के बीच कर्व बनाना है। प्रकाश विद्युत धारा और आवृत्ति के बीच में कर्व बनाना है। जब मैं आवृत्ति काम में ले रहा हूं तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है, और जब मैं इंटेंसिटी काम में ले रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। सिंपल सी 2 ग्राफ आपको स्टडी करने हैं। पहला ग्राफ धारा और तीव्रता के बीच में,
तो आवृत्ति कैसी रहेगी, नियत। दूसरा ग्राफ धारा और आवृत्ति के बीच में, तो तीव्रता कैसी रहेगी, नियत। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक्चुअली में मतलब क्या है, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, 2 वीडियो देख लें, 1 घंटे का टाइम वेस्टेज किया, लेकिन आवृत्ति और तीव्रता इन 2 शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया ना, तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भैया आवृत्ति मैंने बोला था, सोचो दिमाग से, कि जो आवृत्ति होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवृत्ति डिसाइड करती है कलर को, किसको, कलर को। और जो तीव्रता डिसाइड करती है किसको, चमक को। सोचो दिमाग से। मैंने लिया था यहाँ पर, ये मेरी जो थी ये वो ग्लास हो गई, यहाँ पर ये प्लेटें थी, यहाँ पर निर्वातित नलिका थी। इस निर्वातित नलिका पर मैं क्या डाल रहा था, लाइट। इस निर्वातित नलिका पर मैं क्या डाल रहा था, लाइट। मैं आवृत्ति की बात कर रहा हूँ, समझो ध्यान से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आवृत्ति की। तो आवृत्ति का मतलब है कि मैं इस पर जो लाइट डाल रहा हूं, तो आवृत्ति का मतलब है कलर, कि मैं ब्लैक कलर की लाइट डाल रहा हूं, कि मैं ब्लू कलर की लाइट डाल रहा हूं, बेजानी हा पीनाला बैंगनी कलर की लाइट डाल रहा हूं, कि रेड कलर की लाइट डाल रहा हूं, कि व्हाइट कलर की लाइट डाल रहा हूं। तो जो मेरी रंग है, जो कलर है, वो कलर किसको डिसाइड करता है, आवृत्ति। बात समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं इस आवृत्ति को हटा देता हूं, मैं दूसरी चीज काम में लेता हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं बार बार में, तीव्रता। तो जो मेरे घरों में जो बल्ब लगे रहते हैं, आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे रोशनी, तो आप देखते हो कि मैं 10 वाट का बल्ब लेकर के आया शॉप से, तो 10 वाट का बल्ब कम चमक देगा, 20 वाट का बल्ब और अधिक चमक देगा, मजा नहीं आया। 40 वाट का बल्ब लेके आया और चमक देगा, अब भी मजा नहीं आया। 80 वाट का बल्ब लेके आया और चमक देगा, अब भी मजा नहीं आ रहा। 100 वाट का लेकर के आया। तो ये वाट क्या चीज है, पावर, शक्ति। इसका मतलब है कि वो चमक की बात कर रहा है। और तीव्रता का मतलब है कि भैया मैंने सपोज करो यहाँ पर 10 वाट का बल्ब लगाया, ऐसी कोई रोशनी डाली जिसकी जो कैपेसिटी थी वो 10 वाट थी, फिर उसके बाद मैंने कोई ऐसी कैपेसिटी डाली जिसकी कैपेसिटी 20 वाट थी, 40 वाट थी। कुछ मैटर बात समझ में आ रही है। आवृत्ति की बात करें तो कलर, कौन से कलर की लाइट उस प्लेट पर डाल रहे हैं। तीव्रता की बात करें तो कितने वाइट की चमक, कम रोशनी डाल रहे हैं और ज्यादा रोशनी डाल रहे हैं और ज्यादा रोशनी डाल रहे हैं, चमक की बात कर रहे हैं। 10 वाट के बल्ब से उस पर रोशनी डाली जा रही है, 30 वाट के बल्ब से उस पर रोशनी डाली जा रही है, 50 वाट के बल्ब से उस पर रोशनी डाली जा रही है। तीव्रता मैटर करती है। और मैंने बताया था आवृत्ति का काम क्या है। आवृत्ति का काम है उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आवृत्ति कलर की सिर्फ इतनी औकात है कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। बात कुछ समझ में आ रही है। आवृत्ति का मतलब है मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और तीव्रता का काम है कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना। इन दोनों शब्दों का ही मतलब समझ में आना चाहिए। आवृत्ति का मतलब है सिर्फ एक बार, ये मेरी मेटल है तो मैं इस पर सपोज करो मैंने पीले कलर की लाइट डाली, नहीं निकल रही है, इससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। हरे कलर की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। लाल कलर की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले, है ना। नीले कलर की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब इसका फ्रीक्वेंसी का काम खत्म। एक बार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, आवृत्ति की, वो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, दहली आवृत्ति की। तो कलर डिसाइड करता है आवृत्ति को। बात समझ में आ रही है। अब इसमें से भैया इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स निकला, लेकिन मेरा काम एक इलेक्ट्रॉन से चलने वाला नहीं है, तो मैं इस पर इंटेंसिटी को मेजर करूंगा। इंटेंसिटी की लाइट डालूंगा। 10 वाट का बल्ब डाला, एक इलेक्ट्रॉन्स निकला, मजा नहीं आया। 20 वाट की लाइट डाली, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब भी मजा नहीं आया। 50 वाट का डाला, 5 इलेक्ट्रॉन्स निकले। 100 वाट का डाला, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब मजा आ गया। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या बढ़ी। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे अपन तीव्रता बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। इसका मतलब तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब धारा भी बढ़ रही है। इसका मतलब तीव्रता, सोचो दिमाग से,
इसका मतलब तीव्रता किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन्स के। तीव्रता को बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब धारा भी बढ़ रही है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल की कंडीशन में V प्रोपोर्शनल टू I, ओम का नियम, दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो कैसी रेखा आती है, सीधी रेखा। इसका मतलब तीव्रता और धारा के बीच में ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पर सपोज करो तीव्रता ले लूं और बाई अक्ष पर सपोज करो धारा ले लूं, तो इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा होगा, जो कि नोट्सों में बना हुआ है। तीव्रता और धारा के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा है, सीधी रेखा। क्योंकि जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, 10 वाट का, 20 वाट का, 40 वाट का, 50 वाट का, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तीव्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है, तीव्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन्स आउट इन मेटल। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की रफ्तार बढ़ रही है। भैया जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतनी ही स्पीड से करंट बनेगी। ओके, अब हम जो बात कर रहे थे दो ग्राफों के बारे में, वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है इसलिए हमको ज़्यादा डिस्कशन करना है नहीं, क्योंकि उसको फिर अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और दो वीडियो इस टॉपिक की हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे भी नहीं। थोड़ा सा 5 मिनट में दोनों ग्राफों को डिस्कस करते हैं। तो धारा और तीव्रता के बीच में, धारा वर्सेज तीव्रता, धारा वर्सेज तीव्रता। सोचो भैया ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी दूसरी वीडियो में बता देंगे, कमेंट करके आप लोगों को बता देना है। तो ये हो गया सपोज करो निरोधी विभव, निरोधी विभव। इधर हमको पॉजिटिव चार्ज लेना है और इसको अपन नेगेटिव चार्ज लेना है। ये किस किस के बीच में ग्राफ है, धारा वर्सेज तीव्रता। और धारा वर्सेज तीव्रता का मतलब है आवृत्ति को कैसे रखना है, कांस्टेंट। जब आवृत्ति को कांस्टेंट रखूंगा तो सोचो दिमाग से सोचना। यहां पर जो एक्सपेरिमेंट की जो मैं बात कर रहा था, तो मैंने सबसे पहले किसको लिया था, आवृत्ति को। किसको लिया था, आवृत्ति को, है ना। जब मैंने आवृत्ति को लिया था तो आवृत्ति का काम है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, यानी कि तब तक मैंने तीव्रता के बारे में चर्चा भी नहीं की थी, तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकलने लग गए थे। इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो पोटेंशियल था मेरा, जीरो पोटेंशियल पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो सर्किट में घूम करके करंट बना रहे थे। इसका मतलब जीरो पोटेंशियल पर कुछ ना कुछ करंट होती है। इसका मतलब जीरो पोटेंशियल पर ये जो ग्राफ है पीईसी को व्यक्त करता है। इसका मतलब जीरो पोटेंशियल पर कुछ ना कुछ करंट होती है, ठीक। अच्छा साहब, अब दूसरी सिचुएशन देखो। जब मैंने यहाँ पर 10 वाट का बल्ब निकाला, 10 वाट का बल्ब निकाला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की संख्या बढ़ी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो धारा भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर निरोधी विभव, तो जैसे जैसे सब कुछ करो, 0 से मैंने 5 वोल्ट किया, 10 वोल्ट किया, 15 वोल्ट किया, 20 वोल्ट किया, तो अपन ने देखा था कि जैसे जैसे अपन को नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं ग्राफ के अंदर, इधर समझाया था ये वाली सिचुएशन, 10 पर इतनी करंट, 20 पर इतनी करंट। तो जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो अपनी करंट भी बढ़ती है, अपनी करंट भी बढ़ती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये वाली जो करंट है वो कैसी हो जाती है, कांस्टेंट, ठीक है। अब अपन दूसरी बात करेंगे, दूसरी तीव्रता की। सपोज करो ये जो सिचुएशन थी वो मैंने 10 वाट का बल्ब लगा रखा था। जैसे जैसे मैं 20 वाट का बल्ब लगाऊंगा तो सीधी सी बात है मेरी जीरो पोटेंशियल पर कुछ ना कुछ करंट बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे फिर मैं पोटेंशियल को बढ़ाता जाता हूं तो करंट भी बढ़ती है, लेकिन एक सिचुएशन पर धारा कैसी हो जाती है, कांस्टेंट। अब मैंने 20 वाट, 10 वाट की, 20 वाट की जगह पर मैंने कितने वाट का बल्ब काम में लिया, 30 वाट का। और 30 वाट का बल्ब जीरो वोल्टेज पर कितना दिखाता है, सपोज करो यहाँ करंट दिखाता है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है धारा का भी मान बढ़ता है, लेकिन एक सिचुएशन पर मेरी करंट कैसी हो जाती है, कांस्टेंट। तो ये सपोज करो मेरी I1 करंट है, ये मेरी सपोज करो I2 करंट है, ये मेरी सपोज करो I3 करंट है। तो आप इतना समझ सकते हो कि I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। इसका मतलब I3 अधिक है, I2 अधिक है, I1 कम है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं वाट किसको दिखाता है, तीव्रता को। तो जैसे जैसे मैं तीव्रता बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं तीव्रता बढ़ा रहा हूं मेरी करंट का मान भी बढ़ रहा है।
जैसे जैसे मैं तीव्रता बढ़ा रहा हूँ तो मेरी करंट का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है, और इसमें जो मेन सोचने वाली बात है कि निरोधी विभव, ठीक है भाई। अब इसमें देखो निरोधी विभव का मान है कि ये जो, जब मैं धारा और तीव्रता के बीच में अपन ग्राफ बनाते हैं तो मेरी आवृत्ति कैसी रहती है, कांस्टेंट। जब आवृत्ति कांस्टेंट रहती है तो इस सिचुएशन में इन तीनों की जो संतृप्त धारा है, बात समझ में आ रही है कुछ। जब ग्राफ धारा और तीव्रता के बीच में बनाया जा रहा है तो इसकी देखो संतृप्त धारा ये हो गई, इसकी संतृप्त धारा ये हो गई, इसकी संतृप्त धारा ये हो गई। यानी जब ग्राफ धारा और तीव्रता के बीच में बनता है और आवृत्ति नियत रहती है तो संतृप्त धारा का मान अलग अलग होता है, संतृप्त धारा का मान अलग अलग होता है। और इन तीनों के लिए जो पोटेंशियल का पॉइंट, जो निरोधी विभव का मान है वो एक समान रहता है। ये इस ग्राफ की फीचर है, ठीक है। तो हम बाकी के बाद जो धारा तथा तीव्रता के बीच का ग्राफ ये है, और धारा वर्सेस आवृत्ति के बीच का जो मध्य जो ग्राफ बनेगा उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। या फिर आप ऐसे समझो, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो कंप्लीट हो चुकी है दोनों तरीके से। अब हमको इस टॉपिक के अंदर सिर्फ दो ग्राफों के बारे में स्टडी करना है। एक तो होता है धारा वर्सेस तीव्रता और दूसरा होता है धारा वर्सेस आवृत्ति, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियोज़ को अच्छे से देखें और इसका अच्छे तरीके से बेनिफिट उठाएं, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना है। थैंक यू आज के लिए।